तो जो ट्रायल बैलेंस है वो मैंने कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पर जो है ना पूरा ट्रायल बैलेंस मैंने कॉपी कर लिया है और ये जो दोनों इसकी वैल्यूज हैं 700,000 डेबिट एंड क्रेडिट की, ये यहाँ पर इक्वल हो चुकी हैं। नाउ हमें क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। और अगर एडजस्टिंग एंट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जो है पहली एडजस्टिंग एंट्री में हमसे कह रहा है कि बैड डेट्स आर एस्टिमेटेड 2% ऑफ सेल्स, के जो बैड डेट्स हैं वो 2% ऑफ सेल होंगे, यानी कि जो है वो सेल का जो 2% है वो आपको नहीं मिलेगा। दैट विल बी योर बैड डेट। तो सेल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 4,60,000, ठीक है। तो हमें निकालना है 4,60,000 का 2%। तो 4,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%, तो ये हमारे पास आ गया 9,200, ठीक है। तो बेसिकली हमें 9,200 जो है वो अपने अकाउंट रिसीवेबल में से जो है वो नहीं मिलेगा। तो जब भी सेल्स के ऊपर हम एस्टिमेट करते हैं बैड डेट्स को, ठीक है, तो बस जितना ही अमाउंट आता है 9,200 या जो भी अमाउंट आएगा परसेंटेज अप्लाई करने के बाद आपने डायरेक्टली उस अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है। देखो बैड डेट्स दो तरह से एस्टिमेट होते हैं, या तो वो सेल्स के ऊपर परसेंटेज लगाता है या तो फिर वो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर परसेंटेज लगाता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग मेथड होते हैं। तो अगर सेल्स के ऊपर हम लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, क्योंकि सेल्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट में होता है, ठीक है। और अगर अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर वो परसेंटेज लगाता है तो इन दैट केस हम इसको बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच, सही है। तो जब बैलेंस शीट अप्रोच होती है तो वहां पर एक छोटी सी एडजस्टमेंट मजीद करनी पड़ती है परसेंटेज लगाने के बाद, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चन में, जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर परसेंटेज अप्लाई हो रही होगी, तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी जो है वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच सिंपल है कि आपको सेल्स के ऊपर वो परसेंटेज लगाने का बोल रहा है तो आपने वो परसेंटेज लगानी है। 9,200 परसेंटेज लगाने के बाद अमाउंट आया है, इसी अमाउंट से आपने एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है। जो है वो एंट्री होगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो ये एंट्री जो है ना वो हमने एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करनी है और अमाउंट है 9,200 का। तो बैड डेट एक्सपेंस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वो हमने डेबिट कर देना है 9,200 से, एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो क्रेडिट होना है। तो वो यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, जो अकाउंट मौजूद है वो हम ओपन नहीं करते, ठीक है, तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो ये हमारी एक एंट्री रिकॉर्ड हो गई है और डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू हमारी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है इस क्वेश्चन में एक ये है कि यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने कंप्यूट करके खुद ही दी हुई है। यहाँ पर परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन और जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बिगिनिंग एंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कंप्यूट करके दे दी है। और जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में मौजूद होती है तो यहाँ पर जो ऊपर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री गिवन है ये एंडिंग होती है, सही है। और नीचे जो है वो आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है ऐसे ही पता होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिस क्वेश्चन में गिवन होगी उस क्वेश्चन में एडिशनल डेटा में हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, नंबर 1। और जो ऊपर इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी वो एंडिंग इन्वेंट्री ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। और वो क्वेश्चन जिनमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूटेड नहीं होती है, वहां पर आपको परचेजेस और ये सारे अकाउंट दिए होते हैं, तो वहां पर ऊपर जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और एडिशनल डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको एंडिंग इन्वेंट्री गिवन होती है, ठीक है। फिर आपने उसकी वो एडजस्टमेंट करनी होती है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में सीखी थी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाकर जो हमने ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट हमने सीखा था वो आपको करना होता है। बट जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो उसमें आपको जो है इनकम स्टेटमेंट में वो काम नहीं करना होता, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूटेड है, आपको वो कंप्यूट नहीं करनी है।
तो आप सिंपली जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, ठीक है। और जो ये एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है ये बैलेंस शीट में चली जाएगी। इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो ये भी चीज एक आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इंश्योरेंस पे वाज पेड फॉर 6 मंथ ऑन जनवरी 1 2016। तो बोला है कि 1 जनवरी को इंश्योरेंस पे किया गया था और 6 महीने के लिए पे किया गया था, सही है। तो अगर हम इंश्योरेंस के ऊपर आते हैं तो हमारे पास ये रहा भाई प्रीपेड इंश्योरेंस 30,000 का है, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है हमारे पास 30,000 का है और ये 30,000 का इंश्योरेंस जो है ये 6 मंथ्स के लिए पे किया गया था, ठीक है। तो एक मंथ का कितना हुआ इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 6। तो एक मंथ का हो गया 5,000, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ठीक है जब हमने प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो पे की थी, डेट थी वहां पर जनवरी 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा, चल ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो जनवरी 1 हमारे पास डेट थी और ईयर जो है वो उसने बताया 2016। तो हम भी यहाँ पर 2016 कर देते हैं। इस डेट को हमने जो है ये 30,000 पे किए थे और जब हमने पे किए थे तब ये पूरे के पूरे एडवांस थे, क्योंकि इनमें से कुछ भी जो है वो एक्सपेंस आउट नहीं हुआ था। जिस डेट को हमने पे किए थे 30,000 पूरे हमने दिए थे, वो एडवांस पेमेंट थी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आज क्या डेट है ताकि हम पता कर सकें कि ये एडवांस अमाउंट में से कितना एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये इंश्योरेंस एक्सपायर होती जाती है और जितना पोर्शन इसका एक्सपायर हो जाता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि इसमें से कितना पोर्शन एक्सपायर हो चुका है। तो अगर हम देखें कि ट्रायल बैलेंस की डेट जो है वो हमें दी हुई है जून 30 2016, ठीक है। देखो जनवरी को हमने पेमेंट की थी और आज जो डेट है वो 30/6 और 2016 है, ठीक है। 30/6/16 ये आज डेट है। तो पूरे 6 महीने हो चुके हैं भाई, ये पहले महीने से लेके और 30 जून तक 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने हो चुके हैं। अगर 6 महीने हो चुके हैं तो ये पूरे के पूरे 30,000 जो है वो एक्सपेंस हो चुके हैं, ठीक है। इसमें से कुछ भी बचा नहीं है। हमने जो 6 महीने का प्रीपेड दिया था, तो आज जो है वो जो डेट है 6 महीने गुजर चुके हैं, तो ये पूरे का पूरा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। इसमें से कुछ भी जो है वो अब प्रीपेड में नहीं है, क्योंकि अब कुछ भी प्रीपेड में नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पर आना है और ये देखो प्रीपेड इंश्योरेंस इसको तो हमने खत्म कर देना है। और ये खत्म कैसे होगा कि डेबिट में 30,000 है तो खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे कि प्लस का 30,000 होता तो अगर -30,000 करते तो जीरो हो जाता। ऐसे ही डेबिट क्रेडिट एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। तो 30,000 डेबिट में इसको जीरो करना है तो आपको क्रेडिट में भी 30,000 रिकॉर्ड कर देना है और ये डेबिट और क्रेडिट आपस में जो है वो कट हो जाएंगे और जो है आपका बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको तो हमने क्रेडिट कर दिया, पर हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है, तो इसी तरह हर क्रेडिट का इक्वल डेबिट भी होता है। तो 30,000 ये जो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट किया है तो हमें 30,000 से कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेबिट क्या करना पड़ेगा, तो ये इंश्योरेंस क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायर को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा 30,000 से और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। तो ये एंट्री भी हमारी जो है वो बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। तो दो चीजें इस स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 20% एंड नंबर 2 रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो 20% और रिटर्न डाउन वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो है फर्नीचर सबसे पहले हमने लेना है। तो हमारे पास फर्नीचर की कॉस्ट क्या है। अब फर्नीचर की कॉस्ट अलग है और फर्नीचर की रिटर्न डाउन वैल्यू अलग चीज है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं। तो कॉस्ट क्या है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फर्नीचर हमने खरीदा था 1,20,000 का, तो ये तो हो गई इसकी कॉस्ट 1,20,000 का। ये मैंने लिख दी कि यार फर्नीचर हमारे पास है 1,20,000, ये कॉस्ट हो गई ना। रिटर्न डाउन वैल्यू ये नहीं है। रिटर्न डाउन वैल्यू कब आएगी, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी आपके पास तब जब आप इस
फर्नीचर की कॉस्ट में से जो है वो उसका अब तक का जो डेप्रिसिएशन है वो आप माइनस कर दोगे, तब आपके पास आएगी रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, तो अब कॉस्ट तो हमने ले ली है फर्नीचर की 1,20,000। अब इसका डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो ये रहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अब तक हमने इसको कितना यूज कर लिया है। तो 1,20,000 का हमने खरीदा था, फिर जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे तो हर साल इसका कुछ पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा कि वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिकली फर्नीचर का यूज होता है कि हमने इसको कितना यूज किया अब तक। तो 30,000 का हम इसको यूज कर चुके हैं, तो ये 30,000 इसमें से हमने कर देना है माइनस। ठीक है, सो फर्नीचर में उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं इसको आपने माइनस कर देना है। तो जब भी आप माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू, या फिर इसका दूसरा नाम जो है ना वो बुक वैल्यू भी है, इसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं। तो बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि हमारी बुक्स में, हमारी अकाउंटिंग की बुक्स में इसकी जो वैल्यू आ रही है आज की डेट में दैट इज 90,000। वो क्यों? क्योंकि 1,20,000 इसकी कॉस्ट है, बट 30,000 का हम इसको यूज कर चुके हैं, तो अब रिमेनिंग जो इसकी वैल्यू है दैट इज 90,000। सही है, सो उसने बोला था कि 20% निकालना है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू का निकालना है। सही है, तो हम 1,20,000 का 20% नहीं निकाल सकते क्योंकि 1,20,000 जो है ये कॉस्ट है। ठीक है, हमें कॉस्ट का नहीं बल्कि रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू का 20% निकालना है। सो हमारी बुक वैल्यू जो है वो 90,000 है, तो हम इसका 20% निकालेंगे। तो इसने यहाँ पर इसी वजह से रिटर्न डाउन वैल्यू का 20% लिखा है। तो अब हम जो है वो 90,000 का 20% निकालेंगे। सही है, तो हमारा जो है वो 20% हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज आपकी है वो 20%। तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज में लिख देता हूँ 20%। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, वो हम 90,000 के ऊपर 20% को अप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 18,000 का जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन है, इसको हमने रिकॉर्ड कर लेना है और इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो दो एंट्रीज तो हमारी फिक्स है, एडजस्टिंग एंट्रीज बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल जो है वो रट लेनी है, आसान है, इजी है। ठीक है, स्टेटेड एंट्रीज हैं, तो इसमें आपको कोई जो है वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो 18,000 से हमें ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो वो हमें यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। और अमाउंट हमारे पास आया था 18,000। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है वो डेबिट होगा, और जो एसेट हमारा है वो बेसिकली डिक्रीज हुआ है। तो हम एसेट को डिक्रीज नहीं करते हैं, एसेट को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बाउंड करता है कि हम अपने एसेट की वैल्यू को डिक्रीज ना करें, उसको अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके रखें, और उसको डिक्रीज करने के बजाय एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट अलग से हम जो है वो ओपन करके हम उसको जो है इंक्रीज करते जाएं, यानी कि कॉन्ट्रा एसेट को इंक्रीज करते जाएं, और जब कभी जरूरत पड़े हमें बुक वैल्यू देखने की तो हम इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इस एसेट को हमने डिक्रीज नहीं करना है, इसको ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 पे रिकॉर्ड करना है, और उसके कॉन्ट्रा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में हमने हर साल रिकॉर्ड करते जाना है जितना हमने उसको यूज किया है, तो वो यूज उसका रिकॉर्ड करते जाना है। और जब कभी हमें बुक वैल्यू चाहिए हो तो हम सिंपल एसेट की कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करके हम बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के तहत करते हैं। तो हमने ये डेबिट कर दिया, और अभी कॉन्ट्रा एसेट को इंक्रीज करना है, तो एसेट इंक्रीज होता है डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, बट कॉन्ट्रा एसेट चूंकि रिवर्स है, वो जब इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। सही है, तो कॉन्ट्रा एसेट हमारे पास यहाँ पर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर।
ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसको हमने 18,000 से क्रेडिट कर देना है, सही है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारा क्रेडिट हो गया, तो ये एंट्री भी हमारी हो गई बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 45,000। ओके, अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर आ रही है 40,000, लेकिन यहाँ बोल रहा है 45,000। इसका मतलब ये है कि 5,000 रुपए का सैलरीज एक्सपेंस मजीद हुआ है, ठीक है, और उसकी अभी पेमेंट भी नहीं हुई है, क्योंकि देखो कैश जो है वो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर 20,000 मौजूद है, ठीक है। तो अगर इसकी पेमेंट हुई होती तो ये हमें बताता कि भाई कैश डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अभी कैश अगर डिक्रीज नहीं हुआ है और 5,000 रुपए सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, सही, सिंपल सी बात है, जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है या तो वो हमने पे किए हैं या तो हमने पे नहीं किए हैं। इन केस अगर हमने पे किए हैं तो वो यहाँ से 5,000 रुपए कम होने चाहिए, और अगर वो कम नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि वो हमने पे नहीं किए हैं, सिंपल, वो सैलरीज अभी पे हैं, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ से हमें समझ में आई। तो एक तो हमारा 5,000 से सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, और दूसरा जो है उसकी पेमेंट भी नहीं हुई। पेमेंट नहीं हुई तो भाई फ्यूचर में करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी है, और हमारी 5,000 से लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो सैलरीज एक्सपेंस एक अकाउंट है, सैलरीज पेएबल दूसरा अकाउंट है, तो दो अकाउंट है यहाँ पर। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, सही। तो हमने सैलरीज एक्सपेंस को यहाँ पर डेबिट करना है और सैलरीज पेबल को 5,000 से क्रेडिट कर देना है। तो सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद है, इसको हमने 5,000 से डेबिट कर देना है, ठीक है। 40,000 पहले से मौजूद है डेबिट में, 5,000 मजीद डेबिट कर दिया, दोनों मिला के 45,000 हो जाएंगे। यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि आसानी हो, ठीक है। तो ये तो हमारा ओके हो गया, 45 हमने, उसने बोला कि 45 हुआ तो हमने कर दिया, बट ये 5,000 रुपये हमने पे नहीं किया, अभी पे नहीं किया, तो यहाँ पर 5,000 हमारे पास जो है वो आ जाएगा सैलरीज पेबल क्रेडिट में। तो ये एंट्री भी जो हमारी है वो बैलेंस हो गई, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। सप्लाईज ऑन हैंड 2,000, ठीक है। तो सप्लाईज हमारे पास जो है यहाँ पर मौजूद है, ये बोले 5,000 में सप्लाईज का एक्सपेंस इसने रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे इसने बोला कि एक्सपेंस हो गया, लेकिन एंड में आके बोला कि नहीं यार 2,000 रुपए की सप्लाईज ऑन हैंड से मुराद ये है कि बच गई है, भाई हमारे पास मौजूद है। अगर हमारे पास मौजूद है तो फिर ये 5,000 का जो एक्सपेंस लिखा हुआ है फिर ये तो गलत है, एक्सपेंस तो 5,000 का नहीं हुआ। अगर 2,000 की सप्लाईज जो है वो हमारे पास बची हुई है, सप्लाईज एसेट है हमारा, ठीक है। तो कभी इस तरह की जो चीजें होती हैं, कभी हम एसेट के तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक्सपेंस के तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन होती है कंपनी के पास। जैसे रेंट अगर पे किया, एडवांस में जितनी भी पेमेंट आप करते हो, ठीक है, तो ये आप एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो एसेट के तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट दोनों सूरतों में आपको एडजस्टमेंट करना होती है, ठीक है। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एसेट के तौर पर रिकॉर्डेड था, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट का अकाउंट है, तो हमने इंश्योरेंस का एडवांस में पेमेंट की और उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। फिर 6 महीने के बाद हमने उसको क्या किया, एडजस्ट किया। एडजस्ट कैसे किया, हमने देखा कि यार इसमें से कितना हम एक्सपेंस आउट कर चुके हैं, तो पता चला पूरे 6 महीने का ही एक्सपेंस हो गया था, ठीक है। तो प्रीपेड तो वहां पर नील हो गया हमारा, तो हमने यही किया, अपने प्रीपेड को जो है वो पूरा नील कर दिया। देखो 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में, तो ये जीरो हो गया, इसका बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने एडजस्ट किया, एसेट था हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अभी आपका जो सप्लाईज एक्सपेंस है, ये हमने सप्लाईज खरीदी, अभी हमारे पास मौजूद थी, ठीक है, यूज नहीं की थी, बट हमने इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। शुरू में ही हमने जब खरीदा इसको फौरन हमने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया कि यार ये तो 5,000 की एक्सपेंस हो ही जाएंगी पूरी की पूरी, बट ऐसा हुआ नहीं, वो पूरी की पूरी एक्सपेंस नहीं हुई, उसमें से 2,000 हमारे पास बच गया। अगर बच गया तो फिर हमारा एक्सपेंस 5,000 नहीं है, ठीक है, हमें अपने एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा 2,000 से, ठीक है। तो एक्सपेंस जब भी कम होते हैं वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं। तो एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया कम करने के लिए,
और ये देखो कम हो भी जाएंगे। 5000 डेबिट में है, 2000 क्रेडिट में है। डेबिट में वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट में वैल्यू कम है। तो बचेगा डेबिट में कितना बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 2000 माइनस कर दो तो 3000 बच जाएगा डेबिट में। तो एक्सपेंस हमारा 3000 एडजस्ट होके आ गया। यही हम चाह रहे थे कि एक्सपेंस हमारा कम हो जाए। अब इसको हमने कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बट इसके अगेंस्ट में कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेबिट क्या होगा, जो एसेट हमारा बच गया है वो हमने डेबिट कर देना है, और वो एसेट का नाम होगा सप्लाईज। ठीक है, ऊपर एक्सपेंस का अकाउंट है, अभी हम इसके एसेट का अकाउंट यहाँ ओपन करेंगे। 2000 की जो सप्लाईज बच गई हैं वो हमने एस एन एसेट रिकॉर्ड कर दी, यहाँ पर उसको डेबिट कर दिया, और सप्लाईज एक्सपेंस को रिड्यूस करके उसको क्रेडिट कर दिया। नाउ लास्ट हमारे पास जो है वो है अनअर्न्ड रेंट ₹10,000। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अनअर्न्ड रेंट हमारे पास मौजूद है जी। बोले 28,000 रुपए अनअर्न्ड अनअर्न्ड लाइबिलिटी होती है, यानी कि आपने 28,000 रुपए जो है वो रेंट की मद में लोगों से लिए हुए थे, बट अभी वो रेंट आपने अर्न नहीं किया था। ठीक है, वो एडवांस में आपने पेमेंट ली हुई थी। ठीक है, अभी जो भी जगह आपने उनको रेंट पे दी हुई थी, अभी वो जगह उन्होंने यूज नहीं की थी, एडवांस में आपको पैसे दे दिए थे। अब 28,000 रुपए आपकी लाइबिलिटी थी, अब ये बोल रहा है कि लाइबिलिटी सिर्फ 10,000 की है, अनअर्न्ड रेंट 10,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 18,000 रुपए मैं अर्न कर चुका हूँ। सही है, इसमें से इस 28,000 में से अगर अब 10,000 अनअर्न रह गया है तो बाकी 18,000 रुपए मैं अर्न कर चुका हूँ। ठीक है, अब जो अर्न कर चुका हूँ वो लाइबिलिटी से निकल के मेरी इनकम में चला जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइबिलिटी को कम करना है और इनकम को बढ़ाना है, दो काम करने हैं। सही, पहला तो ये लाइबिलिटी 28,000 कह रहा है, लेकिन अब 28 नहीं है, लाइबिलिटी को 10,000 पे लाना है। तो भाई अगर ये क्रेडिट में है, ठीक है, इसको कम करना है, और लाइबिलिटी जब भी कम होती है डेबिट में रिकॉर्ड होती है, तो कितने से कम हुई है भाई, 18,000 से कम हुई। 18,000 रुपए हमने अर्न कर चुके हैं। सही है, तो अब देखो क्रेडिट में 28 है, डेबिट में 18 है, तो क्रेडिट में ज्यादा है तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट में। कितना बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस 28,000 माइनस 18,000। सही है, तो 10,000 आ गया। तो 28,000 में से 18,000 हमने अर्न कर लिए, रिमेनिंग 10,000 दैट इज आवर लाइबिलिटी, स्टिल ये हमारी लाइबिलिटी है। और नाउ हमने ये 18,000 यहाँ पर डेबिट तो कर दिए हैं, अब हमें क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा ना इसका कुछ। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारा जो रेंट इनकम हमने अर्न कर ली है। तो रेंट इनकम हमारी इंक्रीज हुई है, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, तो इसको हमने क्रेडिट कर देना है। सही, तो अगर आपने कोई डेबिट रिकॉर्ड किया है तो उसका, सॉरी मैंने ये गलत रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर, ये 18,000 यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो 18,000 यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। अगर आपने कोई डेबिट रिकॉर्ड किया है बेटा तो उसका क्रेडिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और क्रेडिट रिकॉर्ड किया है तो डेबिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको देखना पड़ती हैं। कोई एक अकाउंट एडजस्ट हो रहा होता है तो दूसरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अनअर्न्ड रेंट, ये जो है लाइबिलिटी है, ये जो है यहाँ पर क्या हुआ है, एडजस्ट हुआ है, ये इसको हमने एडजस्ट कर लिया, और यहाँ पर 18,000 जो है वो रेंट इनकम, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सब एंट्रीज करने के बाद हमें ये देखना होता है कि क्या हमारी यहाँ पर ये बैलेंस है। तो बिल्कुल हमारा जो है वो ट्रायल बैलेंस जैसे बैलेंस था, ऐसे हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज का अमाउंट भी बैलेंस है। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल जो है वो अपने बैलेंसेस को यहाँ पर लिख लेना है। जो है 20,000 एज इट इज हमारा कैश आ जाएगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसमें। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 80,000 ये भी एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो भी 50,000 रुपए यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। अच्छा, ये नील हो गया था, डेबिट में 30,000, क्रेडिट में 30,000, तो ये जीरो हो गया, कुछ भी नहीं बचा। फर्नीचर 1,20,000 डेबिट साइड पे, तो ये एज इट इज आ गया। ड्राइंग जो है वो 30,000 की है, ये एज इट इज डेबिट साइड पे आ जाएंगी। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,25,000, ये भी एज इट इज आ गया। सही है, तो सप्लाईज एक्सपेंस आपका जो है ये 3,000 आ गया, 5,000 डेबिट में था, 3,000 जो 2,000 क्रेडिट में, तो ये ज्यादा है डेबिट वाला, तो बैलेंस डेबिट में बचेगा, डिफरेंस निकाल के 3,000 हमने लिख दिया था। इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस 40,000 भी डेबिट में, 5,000 भी डेबिट में, दोनों डेबिट में है तो ऐड हो जाएंगे आपस में, 45,000 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों क्रेडिट में, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 भी क्रेडिट में है, और 9,200 भी क्रेडिट में, दोनों क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे
11,200। नाउ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, ये दोनों भी क्रेडिट में है, दोनों क्रेडिट में है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48,000, दोनों ऐड हो गए। सही है, इसका हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। 28,000 क्रेडिट में, 18,000 डेबिट में। क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट में बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस 10,000, वो हमने क्रेडिट में लिख दिया। कैपिटल 1,80,000 क्रेडिट में एज इट इज आएगा, इसमें कोई फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। इसी तरह सेल रेवेन्यू भी क्रेडिट में 4,60,000 एज इट इज आएगा, इसके ऊपर भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट में 9,200, इसी तरह ये डेबिट में है। इंश्योरेंस एक्सपेंस 30,000, इसी तरह ये डेबिट में 18,000 का आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। सेल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट में 5,000, 2,000 आपकी सप्लाईज एसेट है डेबिट में, और 18,000 रेंट इनकम है, और ये आ जाएगी क्रेडिट में। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब इसका बैलेंस बराबर नहीं आ रहा तो इसके फॉर्मूलाज को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो ये फॉर्मूला ऊपर तक नहीं लगा होगा। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ठीक है भाई, मैच है तो बेसिकली फार्मूला हमारा सही नहीं लगा होता, इस वजह से हमारी वैल्यू मैच नहीं आ रही थी। तो ये हमारी वैल्यूज दोनों मैच हो गई। ठीक है, तो अब आगे का काम आपसे हो जाएगा। अब सिंपल जो इनकम स्टेटमेंट में जाना है, यानी कि इनकम और एक्सपेंस, वो जहाँ चले जाएंगे, और जो बैलेंस शीट में जाना है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। सिर्फ एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूटेड है, तो वो इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग एंडिंग का चक्कर नहीं होता है। 50,000 सिंपल आपके यहाँ पर चले जाएंगे एसेट साइड में, बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे। ठीक है, दैट्स इट। एसेट है, एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आपके पास कंप्यूटेड है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका एक्सपेंस है 3,25,000, ये 3,25,000 यहाँ पर आ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, तो एंडिंग इन्वेंट्री और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बता दिया। बाकी आप लोग जो है वो खुद करने की कोशिश करना। ये फाइल मैं आपको दे देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो इसको आगे सॉल्व करने की आप खुद कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं करूंगा तो मैच कर लेंगे, देख लेंगे कि आंसर जो है वो क्या आता है। अटेंडेंस ले ले कोई।